नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। आज संडे है और एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन एनवायरमेंटल एजुकेशन में प्रत्येक वर्षों में पूछे जाते हैं और आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं और आपने इसके बारे में छोटी क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आजकल सभी को पता होता है। चलो पढ़ते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पर्यावरण से प्यार है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो आप यहाँ पे सन को देख सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और मैं आपको आज कुछ डायग्राम भी दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको समझ में जल्दी आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट या प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो कि सूर्य से आने वाली गर्मी को वातावरण में फंसाता है और पृथ्वी को रहने लायक एक आरामदायक तापमान पर रखता है। तो जैसे आप यहाँ पे एक फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पे सन आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी सन है वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है और ये हमारा वातावरण है। आप यहाँ पे वातावरण देख सकते हैं, ये हमारा वातावरण है। तो यहाँ से हम पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा वातावरण है और ये हमारा सन है। तो यहाँ से जो एनर्जी आती है वो सीधे हमारे अर्थ पे आती है, लेकिन ये एनर्जी वापस फिर से वातावरण के द्वारा स्पेस में नहीं जा पाती है। कुछ एनर्जी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है इसी में हीट बना रहता है और ये हीट हमारी पृथ्वी को गर्म रखता है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो कि सूर्य से आने वाली गर्मी को वातावरण में फंसाता है और पृथ्वी को रहने लायक एक आरामदायक तापमान रखता है। तो अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। तो चलिए हम पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्मियों में धूप में खड़ी बंद कार का अंदर का केबिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव का एक अच्छा उदाहरण है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक कार खड़ी है, आप इसको देख सकते हैं। ये एक कार खड़ी है और ये धूप में खड़ी है और इसके चारों शीशे जो भी इसके विंडो सिल्ड हैं वो सभी बंद हैं। तो होता क्या है कि ये हमारा सूरज है और यहाँ से धूप आ रहा है। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपको शीशा दिखाई दे रहा है, विंडो दिखाई दे रहा है, इसकी मदद से जो भी हीट है वो कार के अंदर तो चला जाता है, लेकिन जो इसका विंडो है उसकी मदद से वो हीट कार के बाहर नहीं आ पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी कार है उसके अंदर का केबिन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर दिया गया है द सन एनर्जी पास थ्रू द कार विंड शील्ड। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी सूरज से गर्मी आ रही है वो कार के शील्ड से होते हुए सीधे अंदर चली जाती है। लेकिन होता क्या है, दिस एनर्जी यानी कि हीट, जो हीट आ रही है इज ट्रैप इनसाइड द कार, यानी कि जो एनर्जी आई है वो कार के अंदर फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है एंड कैन नॉट पास थ्रू द विंड शील्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड कैन नॉट पास बैक थ्रू द विंड शील्ड कॉजिंग द इनसाइड ऑफ द कार टू वार्म अप। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी हीट सूरज से आती है कार के शील्ड के थ्रू वो कार के अंदर एंटर तो कर जाती है, लेकिन जो भी कार का विंड शील्ड है वो हीट को बाहर नहीं जाने देता है। इस तरह जो भी कार का अंदर का केबिन है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख गया होगा। ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी के साथ में होता है। आप यहाँ पे मान सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, ये कार का विंड शील्ड है। अब ये सूरज की जो भी हीट आ रही है वो उसको अंदर तो आने देता है, लेकिन कम्प्लीटली रूप से यानी कि पूरी तरह से इसको बाहर स्पेस में नहीं जाने देता है। ये इस हीट को ट्रैप कर लेता है और इसी वजह से जो भी हमारी पृथ्वी है उसका तापमान एक निश्चित बना रहता है, फिक्स रहता है। तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है
यानी कि वातावरण है, इसके अंदर ढेर सारी गैसेज हैं और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इसके बाद हम पेज में आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ से एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि सूर्य से आने वाली गर्मी कार के शीशों से होते हुए कार के अंदर चली जाती है, लेकिन कार के शीशों की वजह से बाहर नहीं आ पाती है। इस तरह कार का शीशा गर्मी यानी हीट को कार में तो आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता है। इस तरह कार के अंदर गर्मी बहुत बढ़ जाती है, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल समझ में आ गया होगा, तो आप इस तरह पेपर में चाहें तो एक डायग्राम बना सकते हैं, इससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिया गया है, आप यहाँ पे सन को देख सकते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग द डे व्हेन सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर मोस्ट ऑफ इट गोज राइट थ्रू सम बाउंसेज ऑफ बैक इनटू स्पेस। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि दिन में जब सूरज की रोशनी यानी कि हीट पृथ्वी पे पड़ती है तो इसमें से कुछ हीट वापस स्पेस में चली जाती है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एटम स्पेयर कंटेनिंग ग्रीन हाउस गैस है। तो जो हमारा एटम स्पेयर है इसके अंदर कुछ ग्रीन हाउस गैस होती है, वो इस एनर्जी को ट्रैप कर लेती है और उसको वापस स्पेस में नहीं जाने देती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एट नाइट मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी एस्केप बैक इनटू स्पेस, यानी कि रात के समय जो भी सन से एनर्जी आती है वो उसमें से ज़्यादातर जो उसका हिस्सा होता है वो वापस स्पेस में चला जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं बट सम इज ट्रैप इनसाइड द ग्रीन हाउस गैसेज फर्दर वार्मिंग द अर्थ। लेकिन कुछ हीट जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो उनके अंदर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और वही हीट हमारी पृथ्वी को हमेशा गर्म रखता है। तो चलिए अब देखिए इसके बाद क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज ऐसी गैस होती है जो सूरज से आने वाली गर्मी हीट को अवशोषित या ट्रैप करती है और हमारे वातावरण को गर्म करती है। और आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो आज हमारी पृथ्वी का तापमान पृथ्वी पर रहने लायक नहीं होता। हमारी पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता, यानी कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही होती और यहाँ पे बिल्कुल ठंडी होती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये गैसेज हमारे वातावरण में नहीं होती तो आज हमारी पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेज के एग्जाम्पल क्या हैं। तो आप इसको याद रखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज के जो एग्जाम्पल हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहली गैस होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद दूसरे गैस की बात करें तो वह है मीथेन यानी कि CH4, तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद अगले गैस की बात करें तो वह है H2O यानी कि वाटर, लेकिन जो ये वाटर है ये वेपर फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद अगले ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो वो है ओजोन यानी कि O3। उसके बाद अगले गैस की बात करें तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पता होना चाहिए। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही वही गैस है जो हमारा ओजोन लेयर है उसको ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में, एयर कंडीशनिंग में इसका यूज किया जाता है। और जो अगली ग्रीन हाउस गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो आपको सभी ग्रीन हाउस गैसों के नाम पता होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे सूरज दिख रहा है और ये हमारा वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से हम पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हमने पेन को ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। और इसी एटमॉस्फेयर में ढेर सारी ग्रीन हाउस गैस है जैसे कि CO2 हो गया, मेथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये सारी गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि वातावरण में मौजूद हैं और वो सूरज से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस तरह जो हमारी पृथ्वी है इसका तापमान बना रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको हीट दिखाई दे रही है ये इसको वापस स्पेस में नहीं जाने देते हैं, ये इसको ट्रैप करके रखते हैं। तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड जो भी आपको ग्रीन हाउस गैसेज दिख रही हैं, अगर इनकी मात्रा वातावरण में यानी कि एटमॉस्फेयर में अगर अधिक हो जाए तो क्या होगा,
जब इनकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये सबसे ज़्यादा, यानी कि आप इसको मान सकते हैं कि जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये ज़्यादा हीट को ट्रैप करेंगी और ज़्यादा पृथ्वी को गर्म करेंगी। तो इससे क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरह हमारी जो पृथ्वी है इसका तापमान बढ़ रहा है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जो इसका असर है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लेशियर जो हैं, ग्लेशियर का मेल्टिंग हो रहा है, यानी कि ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। और साइक्लोन बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है। इस समय फ्लड यानी कि बाढ़ आने के जो भी घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और कई जगह सूखा पड़ रहा है, लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। तो ये सभी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के असर हैं। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव का पृथ्वी पर असर। तो पिछले कई वर्षों से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना है। तो अभी आपको पता है कि ढेर सारी फैक्ट्री खुल रही हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पेट्रोलियम हैं, पेट्रोल है, डीजल है, इनके जो भी वाहन हैं, इनके नंबर में कितनी ज़्यादा वृद्धि हो गई है। तो मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए जंगलों को नष्ट कर रहा है, जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि का बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वातावरण में बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो देखिए अब ग्लोबल वार्मिंग का असर हम देख लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इसका तापमान बढ़ रहा है और इसका असर क्या होने वाला है इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में समुद्र किनारे बड़े शहर डूब सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्तों ऐसे शहर हैं या फिर आइलैंड है, द्वीप हैं, जो कि पूरी तरह समुद्र में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डूब चुके हैं। और आने वाले टाइम में बहुत सारे जो शहर हैं जो कि आपके समुद्र किनारे बसे हुए हैं, उनके डूबने की संभावना है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मौसम में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, जंगलों में आग लगना, बहुत अधिक गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ना। और साइक्लोन और समुद्री तूफान भी बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। आपको हर साल 1, 2 या फिर 3, 4 तूफानों के नाम आपको न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में देखने को मिल जाता है कि किस तरह समुद्री तूफान बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद सूखे की समस्या बढ़ती जा रही है और अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो पीने के लिए पानी का भी संकट होने वाला है। तो आपको पता है कि जो भी भारत के अंदर नदियाँ हैं वो सभी ग्लेशियर से निकलती हैं। तो अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और वहाँ पे ग्लेशियर नहीं बचेंगे तो नदियों में पानी नहीं आएगा और नदियाँ सूख जाएंगी। ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा असर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।